अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के सेशन में हम देखेंगे डेटाबेस का इंट्रोडक्शन और ड्रिज़ल ORM एक चीज़ है उसको देखेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम APIs स्टार्ट कर देंगे। तो APIs स्टार्ट करने से पहले डेटाबेस पता होना ज़रूरी है कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे और ORM क्या चीज़ है और ड्रिज़ल ही क्यों चूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि APIs यूज़ इसलिए होती हैं डेटा आगे पास करने में, लेके आने में। गेट पोस्ट के लिए APIs यूज़ होती हैं, तो ऑब्वियसली उसकी डेटाबेस लाजमी होता है। तो इसलिए पहले हम डेटाबेस को देखेंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम मतलब इंट्रोडक्शन ही देखेंगे डेटाबेस का, इतना अच्छा आज हम इतना देख लेंगे कि नेक्स्ट क्लास से डायरेक्टली हम लोग APIs बनाना स्टार्ट करेंगे और सारी APIs का मैं कल लास्ट चलिए ठीक है। तो ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्टली फिर पोस्ट की API और गेट की जो भी APIs हैं वो बनाएंगे। आज मैं इन सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन दे दूँगा ताकि नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इंट्रोडक्शन देना ना पड़े इसका। अच्छा, तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखे हैं जिसमें हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा वहीं से देख के। अच्छा, आज की मीटिंग थोड़ी शॉर्ट होगी ताकि इंट्रोडक्शन हो जाए सबका, और इंशाल्लाह अभी कल परसों तो नहीं, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को कंफर्म एक क्लास हो जाएगी हमारी। उसमें API बनाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। एक क्लास में पोस्ट, एक क्लास में गेट, और फिर डायरेक्टली पुट की API, रीड की API बना के हम उस पर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डेटाबेस है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, डेटाबेस से पहले ज़्यादा डेटा देखना ज़रूरी है कि डेटा क्या चीज़ होती है। अच्छा, डेटा कोई भी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई भी डिटेल, यूज़र की डिटेल या प्रोडक्ट की डिटेल या कार्ड की डिटेल, कोई भी कलेक्शन होती है ना, उसे डेटा कहते हैं। अब उसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है फॉर लाइक टेक्स्ट, नंबर्स, मीडिया, बाइट्स, कोई भी चीज़ जो है ना वो डेटा होती है हमारा। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कह सकते हैं इसको एक तरह से, क्योंकि ये फिज़िकली हमारे पास नहीं होती बट एक डेटाबेस के अंदर सेव होती है। तो इजी वर्ड्स ये कह लेंगे भाई, डेटाबेस जो है ना वो कलेक्शन ऑफ डेटा है, जहाँ पे डेटा हम स्टोर करते हैं उसे डेटाबेस कहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस यूज़ क्यों होता है? कोई भी एप्लीकेशन हो, अब चाहे वो ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन हो या LMS हो, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन होती है ना जिसमें यूज़र इंटरेक्शन होती है, तो समझें वो डेटाबेस के बगैर ना वो वाली वेबसाइट या वो वाली एप्लीकेशन बनी नहीं सकती। डेटा मैनेज करने के लिए डेटाबेस लाजमी चाहिए, होता ही समझ लें। और अच्छा, एक हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस जो है वो एक तरह से बैकबोन होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी एप्लीकेशन की बैकबोन जो डेटाबेस होती है। और डेटाबेस में हम डेटा पोस्ट करते हैं, गेट करते हैं, और उसके लिए अलग से हमारे पास लैंग्वेज आती है SQL, उसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे अभी थोड़ा सा आगे हम लोग। और वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम डेटाबेस के साथ पता है इंटरेक्ट करने के लिए, डेटा भेजने के लिए, क्यूरी करने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो उसके लिए SQL एक हमारी क्यूरी लैंग्वेज होती है, वो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, द मेन पर्पज ऑफ डेटाबेस इज़ टू ऑपरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग डेटा। अच्छा, इसमें डेटाबेस में वैसे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट लगती हैं, लेकिन जो टॉप की रिक्वेस्ट हैं वो 4 ही होती हैं, जिसमें हमारे पास, जिसको हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो ये उसी थोड़ी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे भी। SQL और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये है वो लैंग्वेज जिसके मदद से हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्शन करते हैं, डेटा पोस्ट, गेट और ये सब चीज़ें करते हैं। अच्छा, टाइप्स की जहाँ तक बात है, टाइप्स तो बहुत सारी डेटाबेस की, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं मार्केट में वो 2-3 ही हैं, जिसमें एक है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस और दूसरा है NoSQL। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस में ये होता है कि हमारा जो भी डेटा है ना वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, मतलब रॉज, कॉलम्स और टेबल के फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है रिलेशनल डेटाबेस में। और इसमें यह है कि इसमें स्कीमास डिफाइंड होते हैं या डिफ़ाइन कर भी सकते हैं हम लोग। और अगर इनकी एग्जांपल्स की बात कर लें हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की एग्जांपल्स की, तो उसमें तो टॉप पे PostgreSQL आता है हमारे पास, और हम लोग जो आज वीडियो में देखने वाले हैं वर्सल का Postgres देखेंगे, है वो भी Postgres ही, लेकिन वो वर्सल के अंदर इंटीग्रेट हुआ है, तो वो चीज़ देखेंगे हम लोग आज। इसके अलावा एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं रिलेशनल डेटाबेस की, Postgres है, MySQL है, Oracle है और MariaDB है। ये सब चीज़, ये सारे डेटाबेसेस जो है रिलेशनल डेटाबेस के उसके अंदर आते हैं। इसी तरीके से एक और जो टाइप हमारी मशहूर है, जो ज़्यादा मार्केट में यूज़ होती है, वो आती है NoSQL डेटाबेस की। अच्छा, NoSQL डेटाबेस में जो मोस्ट NoSQL डेटाबेसेस है ना, उसमें डेटा कलेक्शन की फॉर्म में आता है, मतलब उसमें टेबल्स नहीं होते, उसमें कॉलम्स नहीं होते, उसमें रॉज नहीं होती, उसमें एज अ समझे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, कलेक्शन की फॉर्म में डेटा हमारे पास होता है। और इसका नॉर्मली कोई डेटा होता है, इसका स्कीमा कोई भी नहीं होता नॉर्मली, और इनको एक तरह से हम लोग स्कीमा लेस या फिर स्कीमा फ्लेक्सिबल भी कहते हैं।
अच्छा, इसमें 4 किस्म का डेटा स्टोर होता है की वैल्यू स्टोरेज की बेस पे, और ये इसमें 4 किस्म मतलब 4 उसके टाइप्स हैं इसके अंदर भी, कि किस फॉर्मेट में डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल भी दी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, मैं ये शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग आराम से बाद में देख सकें। इसके अलावा और भी हैं, अमेज़ॉन वगैरह भी हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा मतलब यूज़ ये भी होता है, लेकिन मार्केट में 2 टाइप से ज़्यादा मशहूर है। जहाँ तक NoSQL डेटाबेस की बात है, उसमें जो टॉप पे है जिसकी मार्केट में स्टिल बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो तो है MongoDB भाई। उनका अलग ही डेटाबेस है पूरा, और उसमें यह है कि कलेक्शन की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। इसकी एग्जांपल्स भी बहुत सारी हैं, मतलब MongoDB है, Redis है, Neo4j है, Amazon DynamoDB, वो भी हमारा NoSQL डेटाबेस के अंदर आता है। अच्छा, हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे? हम लोग रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करेंगे, और वो है PostgreSQL। अच्छा, पोस्टग्रेस वैसे तो एक अलग से डेटाबेस है अपना, लेकिन यहाँ पे ये है कि वर्सल ने उनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है, तो जो वो वर्सल का अपना एक तरह से कह सकते हैं पोस्टग्रेस है, जो कि हम बनाते हैं इसके अंदर, और उसमें डायरेक्ट हम SQL क्यूरीज़ की मदद से डेटा स्टोर और गेट पोस्ट सब सारी रिक्वेस्ट जो कर सकते हैं हम लोग। अच्छा भाई, वर्सल पोस्टग्रेस ही क्यों यूज़ करेंगे हम लोग? ठीक है, एक तो सबसे अच्छा जो इसका एक हमारे पास एडवांटेज है वो ये कि भाई जहाँ हमारी वेबसाइट होस्ट हुई होती है ना वर्सल पे, वहीं पर ये डेटाबेस मिल जाता है, हमें कहीं और जाना नहीं पड़ता। तो सबसे ये तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। बाकी और भी इसके काफ़ी सारे हमारे पास के एडवांटेजेस हैं। मैनेज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन डेटा, कोई भी डेटा ट्रांजैक्शन डेटा हो हम वो कर सकते हैं, और टाइप्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें हम स्कीमा भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसमें इनका अपना पूरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर दूँगा। अच्छा, डेटाबेस में कोई भी अगर डेटा हम ऐड करना चाह रहे हैं या टेबल बनाना चाह रहे हैं, डेटा जो भी करना चाह रहे हैं हम लोग, वो ऐड होता कैसे है? SQL जो लैंग्वेज है वो क्या चीज़ होती है? अच्छा, उसमें कुछ हमारे पास क्यूरीज़ आती हैं, इंसर्ट की, सेलेक्ट की, बहुत सारी उसमें क्यूरीज़ आती हैं, हम उसकी भी एग्जांपल देखेंगे। और पहले मैं आपको देता हूँ इंट्रोडक्शन कि ORM क्या चीज़ है और ड्रिजल ORM क्या चीज़ है, वो बताते हैं हम लोग। अच्छा, ORM वैसे होता क्या है कि जब भी हम कोई क्यूरी लिख रहे होते हैं ना, जो SQL क्यूरीज़ होती हैं वो हम लोग वैसे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आपको पता है स्ट्रिंग में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो हमारे पास एरर आता नहीं है, और उसमें भाई ये है कि कोई छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर वो डेटाबेस वो एरर्स आ जाते हैं, वो हमें फिर रन टाइम में पता लगते ही नहीं है। जब हम बिल्ड बना रहे होते हैं, रन प्रोग्राम रन करते हैं, तब पता लगता है हमें कि भाई ये एरर्स आए, ये एरर्स आए इसके अंदर। तो ORM क्या चीज़ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसकी भी डॉक्यूमेंट निकाल के रखा था एक, हाँ ये रहा। अच्छा, ORM एक तरह से टेक्निक है, जैसे हमारी जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट एक हमारी पूरी लैंग्वेज है, और टाइप स्क्रिप्ट एक तरह से उसके ऊपर लेयर लग जाती है कि जो हमें रन टाइम पे बता देती है कि भाई आपको कहाँ पे एरर आया है या फिर क्या चीज़ हम डिफ़ाइन कर देते हैं, तो हमें ये बिल्ड टाइम पे एरर नहीं मिलता, हमें आज का पता लग जाता है भाई हम ये गलती कर रहे हैं। इसी तरीके से ORM भी ना एक तरह से लेयर का काम करता है डेटाबेस की SQL के ऊपर, और हमें वो रन टाइम में पूरी क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ती। ORM के अंदर क्या होता है, उसके अपने फंक्शंस बने हुए होते हैं, और डायरेक्टली उसके ऊपर हम लोग जैसे डॉट करके लिखते हैं ना, पैरामीटर्स लगाते हैं, तो वैसे ही डायरेक्टली करके लिखते हैं, तो हमारे पास फिर वो नीचे स्निपेट्स आ जाते हैं, वहाँ से भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं जो भी फंक्शन हम यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, ड्रिजल ORM यूज़ करेंगे हम लोग, उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट की सपोर्ट भी है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखें, अब समझे हमने एक टेबल बना दी है, ठीक है, और हम एक डेटा गेट करके आ रहे हैं, क्यूरी क्या है, सेलेक्ट ID, ये सारी चीज़ें हम दिखाना चाह रहे हैं, ये हमारे टेबल का नाम है, और यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कि जहाँ पे ID 20 हो, मतलब आप ये सारा डेटा लेकर आओ, ठीक है, ये सारे कॉलम्स के डेटा लेकर आओ इस टेबल में से जहाँ पे ID इसकी 20 हो, ठीक है। अब एक तरीका तो ये, अब मिसाल के तौर, अब देखें स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ये, जब मैं क्यूरी लिखूँगा अपने प्रोग्राम में तो मुझे वो एरर नहीं देगा। मिसाल का मैंने यहाँ पे गलती से फ़ोन नंबर की जगह पे $M लिख दिया, या कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या सेलेक्ट की जगह L कहा गया मैं, तो अब मुझे पता ही नहीं लगेगा मैंने क्या एरर किया, मैं ढूंढता रहूँगा, मुझे पूरे पेज पे कहीं एरर मिलेगा ही नहीं। तो ORM क्या काम करता है, ये देखें, ORM से होता है कि हम डायरेक्टली टेबल का नाम लिखते हैं, या जो भी हम उसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं टेबल को, और आगे सिर्फ हम डॉट लगाते हैं ना, तो हमारे पास लाइन से नीचे पे स्निपेट्स आ जाते हैं, जो फंक्शंस हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जो फंक्शंस हमें रिजल्ट या फिर जो भी हम केसली या जो भी यूज़ करते हैं हम लोग, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ORM का मतलब मकसद समझ में आ गया होगा, हम यूज़ करते क्यों हैं। और एक मिनट दीजिएगा, मैं चेक कर लूँ।
अच्छा, अभी जैसे हम लोग ऊप हमने इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो ऊप के साथ ना बहुत ज़्यादा ORM यूज़ करना हम ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और उसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी खैर हम ऊप पे जा नहीं रहे, तो हम अभी सिंपल वर्सल का पोस्टग्रेस यूज़ करेंगे। और जो ORM हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं ड्रिज़ल। तो यहाँ पे वैसे 3 ORM है जो कि वर्सल पोस्टग्रेस के साथ कंपेटेबल है, केसली है और प्रिज्मा है, ड्रिज़ल है। तो ड्रिज़ल अभी समझें अभी ये स्टार्ट हुआ है, लोगों ने अभी इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो इसमें सिंपल उसका अपना पैकेज है, हमें वो इंस्टॉल करना होता है। और अच्छा ये यहाँ हाँ इस तरीके से उसका हम स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं। ये हमने उसका स्कीमा डिफ़ाइन किया है कि भाई मुझे आईडी के नेम से कॉलम चाहिए और प्राइमरी की होनी चाहिए, नेम के नेम से कॉलम हो रहा है हमारा, और नॉट नल वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। वैसे क्या होता है, हम इसकी पूरी क्वेरी लिखते हैं कि भाई ये कॉलम होगा और ये नॉट नल स्ट्रिंग में लिखते हैं, हमें एरर पता ही नहीं लगता हम एरर क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके मदद से हम ये और पता लग जाएगा हमें कि एरर क्या है। और हाँ, इसमें एरर का बहुत कम चांस होता है इसके अंदर वैसे नॉर्मली। तो इसकी भी एग्जांपल देखेंगे अभी आगे हम लोग। अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। और अच्छा, यहाँ तक किसी क्वेश्चन है डेटाबेस के हवाले से तो वो पूछ ले, फिर हम इसको और सा आगे थोड़ा सा इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी। अच्छा, हम अब हमारी जो एप्लीकेशन ई कॉमर्स स्टोर हमारा असाइनमेंट है हैकाथॉन, उसके अंदर कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को, और हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं अभी अपने इस हैकाथॉन सीरीज़ में। अच्छा, जो मेन हम यूज़ करेंगे वो होता है कार्ट फंक्शनैलिटी के लिए, कि जब भी यूज़र कोई डेटा कार्ट में ऐड करता है, जब वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो हमारी एक पोस्ट की रिक्वेस्ट लगेगी जो डेटा पोस्ट करेगी हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब वो कार्ड के पेज में जाएगा तो वहाँ पे डेटा गेट होके आएगा, यहाँ पे लगेगी हमारी गेट की रिक्वेस्ट। 2 रिक्वेस्ट तो ये हो गई। और कार्ड के अंदर से कोई अगर डेटा डिलीट करना चाह रहा है तो वहाँ पे हम कोई भी डिलीट का बटन लगा देंगे, उस पर क्लिक करने पे हमारी डिलीट की रिक्वेस्ट चल जाएगी। और अगर कोई क्वांटिटी अपडेट करना चाह रहा है वहाँ से, तो तब हमारी लगेगी अपडेट की पुट की रिक्वेस्ट लगती है। तो ये 4 रिक्वेस्ट हुए हैं जो किसी हम CRUD ऑपरेशंस भी कहते हैं। नॉर्मली यही 4 रिक्वेस्ट जो हैं वो यूज़ होती हैं हमारी। अच्छा, इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार अपने। अच्छा, इसका कनेक्शन कैसे बनता है वो सारा बता दूंगा मैं आपको। तो हम इसको ना पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने डायनामिक राउट्स पढ़े थे और वहाँ तक हमारा काम इसमें हो चुका है। डायनामिक राउट हो गए थे और सैनिटी की इंटीग्रेशन हो गई थी। और आज हम बस डेटाबेस को देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से API स्टार्ट कर देंगे। सर जी जी पुरानी वाली वीडियो की वीडियो बनेगी है। जी जी, वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। रन टाइम कोडर चैनल का नेम है, अच्छा, और ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा मैं उसका। शेयर हुआ हुआ है वैसे। ओके। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने तरीका दिया हुआ है कि हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं डेटाबेस को। तो तरीका इसका ये है कि हमें पहले अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ता है वर्सल पे, और जब वो वर्सल से कनेक्ट हो जाती है डिप्लॉय होने के बाद, तो हम फिर डायरेक्ट जाके स्टोरेज में जाके डेटाबेस अपना क्रिएट करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे उन्होंने सारे स्टेप्स भी दिए हैं कि कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं, और हम इसको भी आज देख लेंगे। सबसे पहले तो हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है, हम ना इसको पहले डिप्लॉय कर लेंगे ताकि हम आज कनेक्शन करवा दें हम डेटाबेस का अपनी एप्लीकेशन के साथ, और फिर डायरेक्टली API पे मूव कर जाएंगे। मैं भी इसको थोड़ा सा जूम कर। जी, तो देखें जैसे ये यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है ना, ये ऐसे हम लोग जो हैं क्यूरीज, जैसे नॉर्मली SQL क्यूरीज, ये SQL क्यूरी होती है। ऐसे नॉर्मली हम लिखते हैं। अब देखें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्रिएट टेबल, ये अब गलती से हम अगर यहाँ पे नेम चेंज कर दें
और हम गेट पोस्ट की रिक्वेस्ट में नाम अलग अलग गेट करें तो फिर ये इशू आ जाता है इसके अंदर। तो इसलिए हमारे पास ORM यूज़ होता है, हम उसके ऊपर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू, और जो फंक्शन हमारे डीजल प्रोवाइड करता है उसके थ्रू। डेटा पोस्ट करने के लिए भी ऐसे ही डेटा पोस्ट होता है हमारा। जैसे देखें ये इंसर्ट की क्यूरी है, बल्कि यूजिंग एन ORM है ना, ORM से चेक कर लेते हैं। हम डीजल यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तरीका क्या है इसका कि हमने एक सिंपल एक वेरिएबल बनाया और PG टेबल इंपोर्ट होगा हमारा डिज़ल ORM के पैकेज से, ठीक है। PG टेबल मतलब पोस्टग्रेस टेबल, इससे हमारा टेबल बनेगा। यहाँ पे एक पैरामीटर देंगे हम, ये हमारा नेम है टेबल का, और ये हमारी सारी टाइप्स हैं। ये टेक्स्ट हमारी टाइप हो गई, और यहाँ पे नॉट नल का फंक्शन ये प्री डिफाइंड होता है, सिर्फ हमें डॉट लिखेंगे तो नीचे स्निपेट्स आ जाएगा, वहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। बस ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये ईजीली हो जाएगा। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो इसको हमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो हम इसको पहले डिप्लॉय कर देते हैं। सर आप इसकी वीडियो चैनल पे डाल देंगे ना? जी जी, मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक यू। वैसे आप बताएं तो कितना असाइनमेंट हो गया वैसे आप लोगों को, ये तो बताएं, पता तो लगे, उस हिसाब से फिर हम आगे लेके चलें इसको। कितना हो गया वैसे आपका असाइनमेंट? मीटिंग में कोई है भी या नहीं? कोई तो बताओ, कितना असाइनमेंट हो गया आप लोगों का? अच्छा, अच्छी बात है, सबमिट करवा दिया इसमें। जी जी, सिर्फ आप और मैं लग रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है। बाकी ने स्टार्ट तो कर दिया होगा ना? चाहिए हमारे शहजाद भाई हैं, सर शहजाद है हमारे ये, और माशाल्लाह हर चीज़ में सबसे आगे रहते हैं ये। सबसे पहला असाइनमेंट भी इन्हीं का बना है। ज़्यादा जब तक हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही, थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे दें डेटाबेस का। आपने बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया, देखा मैंने ना, तो आप ही कंटिन्यू करें, फिर मेरा कुछ सारा इनपुट होगा तो फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है मैं भाई जी जी, पूछें। मेरे क्वेश्चन ये कि मैंने पिछले दिनों यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल देखा है, ई कॉमर्स के ट्यूटोरियल वगैरह। जी, मोस्टली लोगों ने मोंगोडीबी को यूज़ करना आ रहे हैं और डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, मोंगोडीबी की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी, और वो ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है अभी भी। पोस्ट एसक्यूएल का ये हार्डली होगा, ट्यूटोरियल मिला होगा। हाँ, आपको ऐसे ये है कि आपको डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ अगर मोंगोडीबी की डिमांड पोस्ट एसक्यूएल यूज़ करें, क्योंकि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की तकरीबन 95% वो डेटाबेस है। हाँ, ये तो है, मार्केट में मोंगोडीबी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और मेरा ख्याल है इसका बेहतरीन जवाब शहजाद ये ऑलरेडी मोंगोडीबी पे काम कर रहे हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन। मोंगोडीबी मेरा तो काफ़ी फेवरेट डेटाबेस है, ठीक है। मोंगोडीबी बिल्कुल यूज़ होता है। अच्छा, पोस्टग्रेस जो था ना, वो आपको पता है काफ़ी ज़माने से है, लोग उसमें उसको यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी एप्लीकेशंस उस पर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, पोस्टग्रेस तो चल रहा था, और उसके बाद फिर मोंगोडीबी आया। इसने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास, जो अहमद भाई ने बताया, नो एसक्यूएल वाला डॉक्यूमेंट डेटाबेस जो होता है, ठीक है। इसमें स्कीमा नहीं होता, इसमें आप स्कीमा बना सकते हैं, रिलेशन होते नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप बना सकते हैं। तो खैर, इसके बाद फिर जब पोस्टग्रेस वालों ने जो सर्वरलेस पोस्टग्रेस आया ना, जैसे नियॉन का है, या फिर वर्सेल वालों ने जो लाए, इन्होंने पोस्टग्रेस में एक नई जान फूँकी है,
और इससे ये इसकी सर दिया ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसकी काफ़ी फ्यूचर में डिमांड आने वाली है। अच्छा, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करना भूल गया कि हमारे पास जो वर्सल का पोस्टग्रेस है ये सर्वरलेस है। तो सर्वरलेस में होता क्या है, वैसे नॉर्मल डेटाबेस तो होता है ना, अब सर्वरलेस में क्या होता है कि भाई जितना डेटा आपका यूज़ होगा ना उतनी उसकी एक लिमिट होती है कि जितना इसको एक लफ्ज़ कहते हैं यूज़ पे, कुछ पे पर रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में कहते हैं इसको सर्वरलेस में ना। ये होता है कि जितना आप यूज़ करेंगे ना उस हिसाब से पे एज यू गो, सॉरी। अच्छा, हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है। अब इस एप्लीकेशन को हम कनेक्ट कैसे करेंगे डेटाबेस से। यहाँ पे देखें स्टोरेज का ऑप्शन होगा, स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ पे अच्छा ये डेटाबेस मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा पहले। हमने भाई अगर ये डेटाबेस वर्क वालों ने तो डेटाबेस दिया जी अच्छा, ये और हम इसमें कर सकते हैं जो फ्री टियर है उसके अंदर एक ही हमारे पास है। इसके अंदर हम अपनी जितनी भी डिफरेंट वेबसाइट हैं उसमें टेबल बना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टेबल डिफरेंट बनाने का काम हो जाएगा इससे हमारा, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अब ज़ाहिर है अब हम एक ही अकाउंट पे 4-5 क्लाइंट के डेटा तो स्टोर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये कि फ्री टियर में इनका एक ही है, लेकिन अगर हम पेड लेते हैं तो उसके अंदर भी डिफरेंट डेटाबेसेस मिल जाते हैं, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे करते हैं यार, मैं भूल गया इसको यार। अपने जो पहले प्रोजेक्ट किया और वो पहले डिलीट करेंगे तो फिर ठीक हो जाता है। तो डिस्कनेक्ट करने का कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट से करेंगे, ठीक है चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे ना, अपने कोई ऐप सेलेक्ट किया आपने, तो स्टोरेज में जाएंगे तो फिर अब यहाँ पे आपके पास सारों वो हमारे ऑप्शंस आ गए जो जो इसके साथ कंपैटिबल हैं। लेकिन अभी पोस्टग्रेस हम यूज़ करेंगे सर्वरलेस, और ये अभी बीटा वर्जन में है, तो इसको हम पहले क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टली। और पोस्टग्रेस चूज़ किया हमने, कंटिन्यू। कुछ ये चीज़ें पूछेगा, नाम क्या रखना है इसका डेटाबेस का आपने, और सही है ये नाम ही रहने देते हैं। अच्छा, रीजन को भी चेंज नहीं करेंगे, वो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो कनेक्ट हो गया है, लेकिन अब VS कोड को कौन बताया ये कनेक्ट हो गया, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे हमें एक कमांड दी हुई है कि मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई कमांड कहाँ है, ये रही। अच्छा, अभी लिखा हुआ है यहाँ पे व्हेन यू क्रिएटेड योर पोस्टग्रेस डेटाबेस एंड कनेक्टेड इट टू योर प्रोजेक्ट योर API URL और कनेक्शन। अच्छा हाँ, तो यू नीड टू पुल दैम इनटू योर लोकल एनवायरनमेंट। अब VS कोड में हमें अपने जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको ऐड करने के लिए हमें जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसे उन्हें पुल करना पड़ेगा। तो इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं और जाके VS कोड में पेस्ट कर देते हैं। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ये भी शो हो रही है। सही है। मैं लिख लेता हूँ वर्सल इशू आ थोड़ा हैंग हो रहा है, लिख लेते हैं हम लोग वर्सल env पुल और फिर क्या है .env.
अच्छा, इससे क्या होगा, अब जो मैं क्रेडेंशियल्स दिखा दूँ मैं इसको इसके। स्टोरेज में आके ये है क्रिएट हुआ है और कनेक्ट भी हो गया। अब इसको कनेक्ट करना है ना हमने, तो इसके क्रेडेंशियल्स चाहिए हैं वैसे तो ठीक है। अभी यहाँ पे ये ऐसे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे शो होता है हमारे ये क्रेडेंशियल सेटिंग्स में ज़्यादा शो होता है बस। हाँ, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। तो ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ना, अब ये यहाँ पे तो हमारे पास लेकिन हमारे पास लोकल हमारे लोकल इन्वायरमेंट है VS कोड का, वहाँ पे पुल करने पड़ेंगे ताकि कनेक्ट हो जाइए। अच्छा जी, पुल हो गया भाई, डॉट फाइल इसने बना दी, हम चेक कर लेते हैं। और ये हमारे सैनिटी का है डेटा वेरिएबल्स हैं। अच्छा, ये हमारे आ गए, ये सारे हमारे जो हैं वेरिएबल्स हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं जो कि VS कोड में पुल हो चुके हैं डायरेक्टली उस कमांड से। ये इसमें पोस्टग्रेस के हमारे जो हमने स्टोरेज डेटाबेस कनेक्ट किया है, ये सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं। तो ये है कि अब हमारा कनेक्शन बन चुका है डायरेक्टली। और अब हम देखते हैं, अगर टाइम है थोड़ा स्कीमा डिफ़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा ना, कि स्कीमा कैसे बनेगा। क्या कुछ पैकेजेस इन्होंने हमें वो अहमद भाई कर रहा हूँ मैं आपको, नहीं पूछें ये जो ब्रीजर का लेटेस्ट वर्जन आया आप उसमें रिव्यू कर रहे हैं, जो मैंने जो लास्ट उन्होंने साल से आप सीमा बना लो, सीमा भी शायद वो बनाया तो सीमा बना दें, उसके बाद जब सीमा के बाद सीरीज चलानी है तो सीरीज भी वो शायद माइग्रेट या बना रहे तो वो ऑटोमेटिकली सीरीज भी रन करें। ऐसे कि मेरा ख्याल है कि फीचर आया है नॉलेज तो ये चेक कर लेंगे हम लोग, चेक कर लेते हैं। बाकी है कि हम लेटेस्ट ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो काफ़ी हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों है आज। अच्छा, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं डेटाबेस क्लाइंट यूज़ करने के? बस एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए हमारा, वो हमने देख लिया, हमने प्रोजेक्ट बना भी लिया और उसको हमने कनेक्ट भी कर दिया। अब जो पैकेजेस हैं जो हमें वर्सल ने खुद बोले हैं कि भाई ये आपने यूज़ करने हैं तो भी कनेक्शन करवाने के लिए, हम वो कॉपी कर लेते हैं। वर्सल पोस्टग्रेस है और सर डेटाबेस हमने बना लिया है और डैशबोर्ड में हमने वो भी खोल के रखा है, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड हमारा बन गया है और हमने ये पुल भी कर लिए हैं सारे हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि भाई ये, अच्छा ये कमांड इन्होंने दी हुई है, SQL क्वेरी दी हुई है और हमने पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं अपने डेटाबेस में चल के। अच्छा, यहाँ पे दो हमारे पास टैब्स हैं। एक टैब है भाई टेबल का, यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स बना सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्यूरी है, यहाँ पे हम टेबल बना सकते हैं। हम कौन सी कमांड थी, सही है। अच्छा, ये है टेबल हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं भाई क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम है पेट्स, और उसमें हमारे पास दो कॉलम्स होने चाहिए, एक होगा नेम का और दूसरा होगा ऑनर का। उनकी टाइप डिफाइन की हुई वार 4 ये लम याद नहीं रहता, रन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने क्यूरी, अच्छा ये है वो क्यूरी जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी यहाँ देखा, जैसे अभी देखा एरर्स आया हमारे पास, तो हम ये हमें ना काफ़ी एरर्स आते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे किसी और नाम से हमने कॉलम बना दिया और अपने VS कोड में हम जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं गेट पोस्ट की, तो वहाँ पे हम अलग कुछ और नाम लिख देते हैं अगर, तो फिर वो एरर आ जाएगा और उसको एरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी इससे अगर हम चेक करते हैं, हमारा टेबल देखें, पेट्स के नेम से हमारा टेबल बन गया। तो अब हमारा जो हमारी जो सिचुएशन में जो डेटा हमने स्टोर करवाना है, वो कौन सा डेटा था जो शो करवाया था हमने।
अच्छा, अब हम कॉलम किस नेम से बनाएंगे? हम कॉलम सिर्फ वो बनाएंगे जो हम कार्ट पे दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें नॉर्मली हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की इमेज हमारी शो हो रही होती है वहाँ पे कार्ट में, और इसके अलावा टाइटल होता है, साथ में प्राइस होती है, कलर होता है, साइज़ हो गया, क्वांटिटी हो गई। ये वो चीज़ें जो नॉर्मली हमें दिखानी होती हैं अपने इसमें, तो हम इन्हीं के नेम से कॉलम बनाएंगे। अच्छा, मैं देख लेता हूँ पहले कि हमने कौन कौन से, जिस नेम से हमने क्या चीज़ शो करवाई है हमने कार्ड पे। एक है हमारे पास स्लग की नीड नहीं है हमें, प्रोडक्ट डॉट इमेज की नीड है, एक प्रोडक्ट इमेज होगा हमारा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन की कार्ड में डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाते वैसे नॉर्मली हम लोग, डिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है हमें। कैटेगरी दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं कैटेगरी, तो इसको रख लेते हैं हम लोग। तो इमेज है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, चले हम ना वहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का नेम हम रख लेते हैं कार्ट डेटा, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ हमारी होगी प्रोडक्ट टाइटल, हम इसकी जगह पे रखते हैं प्रोडक्ट टाइटल, और इसकी टाइप वार्चार ही होगी टाइटल की। इसके अलावा टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन तो ऐड नहीं कर रहे हम लोग, हम इमेज ऐड करना चाह रहे हैं अगर, तो इमेज वैसे हम कर सकते हैं ऐड इमेज की यूआरएल, क्योंकि हमें कार्ट में शो करवानी होती है। अच्छा, इसकी टाइप मेरे ख्याल में टेक्स्ट एक टाइप होती है, मुझे सही से याद नहीं आ रही। इसके अलावा कैटेगरी छोड़ देते हैं हम लोग और प्रोडक्ट प्राइस कर लेते हैं। हमने भाई इसमें ये तरीका देखते रिजल्ट में जो टाइप बना रहे हैं, जो कॉलम बन रहे हैं। अच्छा, हाँ हम रिजल्ट से भी कर सकते हैं ये, हम रिजल्ट से भी एक चीज़ कर सकते हैं। जब हम डेटा पोस्ट कर रहे होते हैं तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई भी है उसकी, कि जैसे हम पोस्ट की रिक्वेस्ट चलती है तो वहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं भाई सीक्वल की क्यूरी हम डिफ़ाइन करते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन नॉर्मली ये चीज़ हम कर सकते हैं, अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी, अभी यहाँ से बना लेते हैं। तो उनकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, जो भी डेटाबेस हमने डेटा पोस्ट और गेट करना है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर हम सारी क्यूरीज़, जो भी क्यूरीज़ है हमारी गेट पोस्ट की, वो सारी क्यूरीज़ हम VS कोड से यूज़ करेंगे और उसके रिजल्ट ORM हम यूज़ करेंगे। अभी तो जस्ट हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको इसकी दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे यूज़ होता है ये, तो हम कर लेते हैं इसको। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस की हमारी टाइप जो होती है वो इंटीजर होती है, और अभी हम सिर्फ 3 ही कॉलम बना लेते हैं, हम कर लेते हैं इसको। सॉरी, प्रोडक्ट साइज़, हाँ साइज़ भी हो, बिल्कुल साइज़ भी होगा। तो अभी तो हमने मेरे ख्याल में साइज़ हमने यहाँ पे शो नहीं करवाया। तो ये है कि जब इसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अब ज़ाहिर है हर बंदा अपने हिसाब से वो डेटा गेट पोस्ट करवाना चाहता है, किसी को कार्ट में कैटेगरी दिखानी है नहीं दिखानी, या वो डिस्क्रिप्शन दिखाना चाह रहा है नहीं दिखाना चाह रहा है, तो वो मर्ज़ी है आपकी, किसी भी नेम जो भी कॉलम्स चाहें बना सकते हैं आप लोग। मैंने जो अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई है, मैंने तो उसमें 8-10 कॉलम्स बनाए हुए अपने हिसाब से, मैंने डेटा सेंड किया हुआ है और गेट किया हुआ है, तो वो तो बस आपकी मर्ज़ी है, कोई बना सकता है। अभी जस्ट हम एज एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो देखते हैं हमारे कॉलम्स बने या नहीं बने। कार्ड डेटा के हमारा टेबल बन गया, और प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट URL, प्रोडक्ट प्राइस, ये 3 हमारे कॉलम्स बन गए हैं यहाँ पे। तो ये है कि अब जी हमने जो क्यूरी लिखी थी ना अभी, अब इस क्यूरी में हम कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं, ऑब्वियसली अब इंसान है वो मिस्टेक हो ही जाती है, लेकिन हम डेटा जब हम रिजल्ट ORM यूज़ करते हैं तो उसमें बने बनाए फंक्शन हमें मिल जाते हैं, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो हम बना लेते हैं, काम करते हैं। अच्छा, अब कहाँ पे फाइल बनाना चाह रहे हैं रिजल्ट की हम लोग, वो तो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई अलग से हम एक अलग से फ़ोल्डर बना लें और उसमें हम लोग फ़ाइल जो भी हमारा डेटा हम वो रखें उसके अंदर। तो मैं ना रूट पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेटाबेस के नेम से, और उसके अंदर फ़ाइल रख लेते हैं result.ts, ठीक है। result.ts हमारी बन गई है फाइल, और पैकेज इंस्टॉल हो चुका है वर्सल पोस्टग्रेस का। चलते हैं आगे। अच्छा, रिजल्ट ORM में यह है कि हमें टाइपस्क्रिप्ट की सपोर्ट मिल जाती है, और अगर उसकी सपोर्ट मिल जाती है तो ऑब्वियसली हम टाइप डिफ़ाइन अगर और डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर हमें वो लिखना नहीं पड़ता, बार बार चेक नहीं करना पड़ता, वो हमें ऑलरेडी खुद ब खुद स्निपेट्स दे देते हैं कि भाई अभी ये यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास, और ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं।
तो हम वर्सल प्रोसेसर में इंस्टॉल कर लिया है और अब ड्रिजल को देख रहे थे। ड्रिजल में नहीं आ रहा है। ड्रिजल का पैकेज है ये npm i ड्रिजल ORM का, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्कीमा डिफ़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे उसको, पूरी कोशिश करें कि हम खुद टाइप करें। टाइपिंग की आदत होनी चाहिए आपको लिख लेंगे आप, पेस्ट नहीं करते। किसी भी नेम से हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। तो मैं बना लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ड के कॉलम्स बना रहे हैं हम लोग, तो हम इधर रख लेते हैं कार्ड कॉलम्स, ठीक है, इक्वल्स टू। अच्छा, यहाँ पे उसे स्कीमा जो डिफ़ाइन यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इन्हें में हमें एक पीजी टेबल यूज़ होता है और उसकी मदद से हम लोग अपने टेबल बना सकते हैं और उसमें कॉलम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीजी टेबल यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अभी इंस्टॉल हो रहा है पैकेज, तो इसलिए अभी ये शो नहीं होगा हमारे पास। पहले पैकेज इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद फिर ट्राई कर लेते हैं इसको। हमारे भाई 2 हैंड रेस हुए थे। अच्छा, मेल के जो ऑल प्रोडक्ट्स पर डायनामिक बनाना है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमने ये चीज़ नहीं करी अभी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमने डायनामिक पेज मैंने बनाना सिखा तो दिया है, लेकिन हमने बनाया था वो ऑल प्रोडक्ट्स के लिए, हर प्रोडक्ट के अलग अलग पेज बनाया था। अब सेम वही चीज़ हमारी कैटेगरीज़ के ऊपर अप्लाई हो सकती है। अगर हमारी 3 कैटेगरीज़ हैं, लाइक एक हमारी मेल की हो गई, फीमेल की हो गई, किड्स की हो गई, तो ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर भी, और वहाँ पे डायनामिकली पेजेस हम बना सकते हैं। तो ये कोड कम लिखना पड़ेगा हमें, फाइल्स का साइज़ कम यूज़ होगा हमारा, बिल्कुल बना सकते हैं। वैसे वो बनवाया नहीं हमने। तो हम लिख लेते हैं वहाँ से देख के, और फिर बाद में हम उसको कर लेंगे इंपोर्ट। पीजी टेबल का फंक्शन है एक इनका अपना, और उसके अंदर फिर दो पैरामीटर्स हमें देने होते हैं, ठीक है। एक तो हमें उसकी नाम देना पड़ता है, नाम हमारा हमने वहाँ पे किस नेम से बनाया था, कार्ड डेटा के नेम से ना, तो उसी नेम से बना लेते हैं। और अब मेरे ख्याल में ये बता देगा कि कहाँ से इंपोर्ट कराना है इसको, कि हमने इंस्टॉल तो कर लिया है हमने। नहीं बता रहा है अभी भी ये। अहमद भाई इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इसे? जी जी, वो पैकेज इंस्टॉल हो रहा था इसलिए मैंने वो रुका हुआ था। पैकेज इंस्टॉल हो गया है, तो अब हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ इसमें क्विक फिक्स में शो हो जाता है, लेकिन शो कर नहीं रहे, तो इसको हम फिर ना वो क्या कहते हैं, मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पीजी टेबल फ्रॉम ड्रिजल ORM, और ड्रिजल ORM के अंदर हमारे पास और एक फ़ाइल होती है पीजी कोड पीजी, तो यहाँ से वैसे हमारे पास इंपोर्ट होता है ये। और मेरे ख्याल पैकेज शायद इंस्टॉल नहीं हुआ, बस सही इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसमें, अब ये इसमें क्या बोल रहा है। अच्छा, इंस्टॉल हो गया ये पैकेज और उसने इंपोर्ट भी कर लिया। यहाँ पे बोला भाई एक्सपेक्टेड 2 to 3 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1। जैसे मैंने बताया कि इसमें हमें 2-3 पैरामीटर्स पर 3 पैरामीटर्स पास करने होते हैं, और एक पैरामीटर हमने पास कर दिया है, लेकिन वो अभी भी एरर दे रहा है। हमें एक और पैरामीटर पास करना है, इसके अंदर हम अपने कॉलम्स का स्कीमा डिफ़ाइन करेंगे। वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। और अब जो कॉलम्स हमने बनाए हैं वहाँ पे, हम उन्हीं कॉलम को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। हमने 3 ही बनाए मेरे ख्याल में, एक प्रोडक्ट टाइटल, URL और प्रोडक्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं प्रोडक्ट टाइटल, और इसकी जो हम क्या कहते हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे टाइप। टाइटल हमारा होगा वार्चार। अच्छा, वार्चार भी हमें इंपोर्ट देखें, वो उसने खुद दे दिया, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा वार्चार को। और वार्चार के अंदर हमें उसकी एक आईडी देनी पड़ती है। आईडी हम प्रोडक्ट टाइटल ही दे देते हैं सेम।
अच्छा, अब देखिए मैंने अगर डॉट लिखा तो यहाँ पे मुझे टाइप चीज़ें दे दी भाई कि इसमें ये फंक्शन आप ऐड कर सकते हो ऑटोमेटिकली, और ये है सपोर्ट टाइप स्क्रिप्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भाई जो इसकी वैल्यू हो वो नॉट नल, मतलब कि नल ना हो, और ये मैंडेटरी हमें मिलनी चाहिए। इसके बाद हमने एक URL डिफ़ाइन की है और एक प्रोडक्ट, इसी को ना हमने URL और तीसरी कौन सी प्राइस। URL तो हमारी सेम वही वारचार ही होगी, लेकिन जो हमारे पास हमारी प्राइस है वो ऑब्वियसली प्राइस नंबर में होती है, तो इसकी प्राइस जो है वो नंबर होगी। और वारचार की जगह हमें लिखना पड़ेगा इंटीजर, भी उसमें ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो गया। तो ये सिंपल सा स्कीमा है जो कि हमने डिफ़ाइन कर दिया। और अब ये है कि अब हम जो भी कोई API बनाएंगे ना, और API में जब भी हम Drizzle ORM यूज़ करेंगे, कोई भी हमें क्यूरी यूज़ करनी, कोई भी क्यूरी डेटा करना होगा, डेटा पोस्ट या गेट करना होगा, तो हम इस कार्ड कॉलम्स की बेस पे करेंगे। अगर मैं इस पर ओवर करूँ, देखें आपको सारा इसका स्कीमा दिख रहा है कि ये इसके अंदर हमने टाइप्स, इसमें कॉलम्स बनाए हुए हमने, पूरा टाइटल के नेम से है, कॉलम URL के नेम से है, प्राइस के नेम से है। तो जब भी हम कोई कोई डेटा क्यूरी करेंगे ना, उसमें एक हमें कंडीशन देनी पड़ती है कि भाई हम अगर डेटा अपडेट करवाना चाह रहे हैं तो कहाँ पे अपडेट करवाना चाह रहे हैं। फिर उसको हम लोग देख सकते हैं, हम जहाँ पे टाइटल मैच करें। वैसे जो हम डेटा अपडेट और डिलीट करते हैं वो ID की बेस पे करते हैं। अभी ID का मैंने इसमें कॉलम बनाया नहीं है, वो जब हम APIs बनाएंगे तब हम उसको स्केच से बनाएंगे दोबारा से, और उसमें हम ID की बेस पे सारा डेटा गेट, पोस्ट और डिलीट और पुट करते हैं उसी की बेस पे। अच्छा, इसमें यहाँ पे लास्ट में हमें एक और चीज़ एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट DB, सही है, DB = और Drizzle हमारा इंपोर्ट होता है चलो इसको भी इंपोर्ट करवा लेते हैं डायरेक्टली हम। और वर्सल पोस्टग्रेस से मेरे ख्याल में इंपोर्ट होता है, पोर्ट Drizzle और अच्छा यहाँ पे भी ये एक पैरामीटर्स देने पड़ते हैं इसको, हमने कोई पैरामीटर दिया नहीं है इसको, और पैरामीटर हम यहाँ पे देते हैं। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया Drizzle का स्कीमा। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन करवाना है Drizzle के स्कीमा को और हमारा जो वर्सल का पोस्टग्रेस का डेटाबेस है उससे। तो यहाँ पे SQL लिखते हैं और SQL हमारे इंपोर्ट होता है, वर्सल पोस्टग्रेस का हमारा इंपोर्ट होता है। अब जो भी API हमारी बनेगी ना, वो डायरेक्टली अब DB की बेस पे तो हमारा कनेक्शन बन गया, और जब भी हम कोई क्यूरी करेंगे, डेटा पोस्ट गेट करेंगे, वो हम अपने इस कार्ड कॉलम्स की बेस पे करेंगे और इसके अंदर हमारा डेटा हुआ होगा। तो ये है कि बिल्कुल सिंपल सा स्कीमा है, ये इतना कोई मुश्किल स्कीमा नहीं है। और अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही कॉलम्स बनाए थे। हमारा बंदा अपने हिसाब से जो डेटा वो शो करवाना चाह रहा है, पोस्ट करवाना चाह रहा है, उसकी बेस पे वो अपने हिसाब से कॉलम्स बना सकता है। तो ये है कि हमारा डेटा कनेक्शन बन गया, और नेक्स्ट क्लास में हम APIs बना के इंटीग्रेट कर देंगे इसमें। जी भाई लाइन नंबर 11। अच्छा, ये कह सकते हैं एक तरह से हम कनेक्शन बना रहे हैं। अब ये जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है, इसका वर्सल के डेटाबेस से तो कोई लिंक नहीं है ना, क्योंकि जो Drizzle ORM है वो एक ORM है और एक थर्ड पार्टी पैकेज है। वो वर्सल का अपना पैकेज नहीं है, एक थर्ड पार्टी पैकेज है Drizzle ORM के नेम से। अब उसमें तो हम कोई भी हम Drizzle ORM किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ करें ना, रिएक्ट या कहीं पे भी यूज़ करें, इसका स्कीमा डिफ़ाइन करने का तरीका सेम ही होता है हमारा, ठीक है। और अब इसको हमें कनेक्ट भी तो करवाना है ना कि भाई वर्सल पोस्टग्रेस के अंदर आपने ये काम करना है। अब SQL हमने इंपोर्ट करवाया वर्सल पोस्टग्रेस से, ठीक है, और उस SQL के हमने पास कर दिया Drizzle के अंदर, और Drizzle इंपोर्ट हुआ है वर्सल Drizzle ORM के पैकेज से। तो यहाँ पे एक तरह से हम कनेक्शन बना रहे हैं कि भाई जो वर्सल पोस्टग्रेस की SQL क्यूरी है ना, उसको आप कनेक्ट करवा दो जो हमने Drizzle के अंदर स्कीमा लिखा है, इस स्कीमा को हम कनेक्ट करवा रहे हैं इससे। जब हम पोस्ट की API कोई भी API करेंगे ना, यूज़ करेंगे कोई भी API, तो हम फिर डायरेक्टली उसके अंदर इस वो कनेक्शन करवा दिया हमने। अगर मैं ये लाइन ना लिखूं तो हम डेटा क्यूरी या फिर कोई भी गेट पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कनेक्शन ही हमने उसको ब्रेक कर दिया कनेक्शन इसका। तो कनेक्शन करने के लिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है।
ये जो इसमें पोस्ट का सेक्शन नहीं है, कहाँ पे? गूगल के अंदर, गूगल के अंदर जो पास पोस्ट का सेक्शन है, एसक्यूएल इम- सिंपल लिखने से तो वो माई एसक्यूएल भी तो नहीं पोस्ट मैं समझा नहीं आपकी बात क्या बोल। ठीक है, तो एसक्यूएल आपने पोस्ट जी वो हमने पोस्ट से इम्पोर्ट करवाया और इसलिए फिर उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो सिंपल हमारा स्कीमा डिफाइन हो गया और यहाँ पे जो एग्जांपल इन्होंने दी हुई थी सेम वही स्कीमा डिफाइन किया हुआ था। देखिए यहाँ पे इन्होंने वही लिखी हुई है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, यूज़ दिस ऑब्जेक्ट टू सेंड रिजल्ट क्यूरीज टू योर डेटाबेस। ये जो हमने ऊपर क्यूरीज डिफाइन किए हैं, कोई भी क्यूरी डिफाइन करेंगे ना एपीआईज़ के अंदर, उसको हम डेटाबेस में सेंड करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं। वो लाइन यहाँ पे मिल भी गई हमें, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई हमारी। तो ये है कि यहाँ पे हमारा डेटा कनेक्शन बन गया और मैंने कहा था सेशन थोड़ा छोटा होगा आज का, बस कनेक्शन हो गया हमारा। और अब मैंने क्यूरीज के भी एक्सप्लेन कर दिया, क्रेड ऑपरेशन जो हमारे परफॉर्म होंगे वो कार्ट में कैसे और कहाँ अप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली एपीआईज़ बनवा देंगे क्योंकि टाइम कम है और मेरे ख्याल में 8-9 दिन ही रह गए हैं असाइनमेंट की सबमिशन डेट को। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, हम फिर एंड करते हैं सेशन को। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इमेजेस डेटाबेस में सेव नहीं कराते, तो नहीं, इमेजेस को कभी भी हम डेटाबेस में नहीं डालते, ठीक है। डेटाबेस में ज़्यादातर वो डेटा डालते हैं जिसको हमने क्यूरी करना होता है, जिसको हमने फ्रीक्वेंटली रीड करना होता है। अच्छा, इमेजेस का आपको पता है साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है और डेटाबेस में इतना मतलब टेक्स्ट डेटा ही रखते हैं, ठीक है। इमेजेस को हम रखते हैं स्टोरेज बकेट में। किसी भी किस्म का जो हमारी बाइनरी फाइल्स हैं, जिप फाइल्स हैं, पीडीएफ है, वीडियो, ऑडियो, हम ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन को हम रखते हैं स्टोरेज बकेट में। अच्छा, स्टोरेज बकेट भी हमारे पास बहुत सारी हैं। सबसे आसान यूज़ करने के लिए फायरबेस की है स्टोरेज बकेट। इसके अलावा वर्सेल वालों ने भी अभी अपनी एक स्टोरेज बकेट निकाली है, क्या नाम है उसका मुझे सही याद नहीं। और सबसे जो प्रोडक्शन में फेमस यूज़ होती है वो S3 की स्टोरेज बकेट है अमेज़ॉन वालों की, उसमें हम सेव करवाते हैं। अच्छा, उसका फिर जो URL हमें मिलता है ना, उसको फिर हम डेटाबेस में सेव करते हैं इमेज के कॉलम में। तो इसके अंदर भी हमने यही चीज़ की है हमने कि यहाँ पे मैं इमेज सेव नहीं करूँगा, मैं इमेज का अच्छा अब हमारे पास जो इमेज है वो इमेज का पाथ तो वो सैनिटी से आ रहा है ना। अब वो इमेज तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसके URL से। सिंपल, अब मैं कहीं भी अगर इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं वो URL लिखूँगा और डायरेक्टली मुझे इमेज रिसीव हो जाएगी वहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग उसका टेक्स्ट URL सेव करवाएंगे क्योंकि साइज़ तो इसका सिंपल एक कॉलम का साइज़ होता है वही होता है। और जहाँ पे जब इसको हम कार्ट में शो करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे सिंपल हम SRC में पास कर देंगे इसको, तो वो इमेज ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा सैनिटी से। ये ना डीजल को थोड़ा सा डीजल हो रहा है थोड़ा सा। रन टाइम भाई 2-3 सवाल हैं ज़रा। जी जी आप बोले। वैसे मेरा नाम अहमद रज़ा है, अहमद रज़ा ही बोल सकते हैं। नहीं, मुझे तो रन टाइम ही शो हो रहा है ना, मुझे बोले। पता है आपका नाम अहमद है। अच्छा, पहला सवाल था ये जो प्रोडक्ट URL है ये क्या चीज़ है। दूसरा सवाल है कि आपने जो प्रोडक्ट प्राइस लिखा था ना, उसके नेम में प्रोडक्ट टाइटल ही था, वो चेंज नहीं किया। तीसरा सवाल है कि हम ये 3 चीज़ें डेटाबेस में कॉलम बना रहे हैं, सेव जी। कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट आईडी तो करवाई नहीं जिसके बेस से पर हमने जी जी डेटाबेस में से निकालना मैंने है। बोले आप कंप्लीट कर लिया। हाँ, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी कि अभी हम जस्ट एक वो कहते हैं ना स्कीमा डिफाइन कर रहे थे और अभी हम लोग प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्लास में जब हम API बनाएंगे ना, अब ज़ाहिर है API बनाते ही हम इसलिए कि भाई हम डेटा गेट करें, पोस्ट करें या क्यूरी करें, तो अब वो आईडी के बेस पे ही होगा। तो फिर अभी तो जस्ट मैं एज एग्जांपल दिखा रहा था कि भाई कॉलम्स बनते कैसे हैं, उसका स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैंने इसलिए जस्ट 3 कॉलम बनाए। वैसे नॉर्मली अब ज़ाहिर है डेटा तो बहुत सारा होता है, टाइटल भी स्टोर करवाते हैं हम लोग, साइज़ भी स्टोर करवाते हैं, कलर भी स्टोर करवाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तो जस्ट एक सिंपल सा मैंने एक क्यूरी बताई, जैसे हम लोग डेटाबेस टेबल बनाते हैं, उसमें कॉलम्स कैसे बनाते हैं, तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम लोग। और क्या सवाल था आपका? तो वो जो स्कीमा बनाया था ना उसमें अपने प्रोडक्ट प्राइस लिखी थी, उसमें
उस नंबर के अंदर आपने अपनी आईडी देनी थी, वो अपनी प्रोडक्ट आईडी अच्छा हाँ वो हाँ सही है सही है सही है सही है। प्रोडक्ट आईडी। अच्छा आप बाकी यूआरएल के और यूआरएल का पूछ रहे थे। हाँ तो यूआरएल क्या है, अब देखें हमारे पास जो डेटा आ रहा है, हम जो इमेजेस अपलोड कर रहे हैं वो सैनिटी से आ रहे हैं ना। और जैसे लास्ट फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था कि हम जो सैनिटी से इमेज मंगाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं यूआरएल में, और वो यूआरएल एक तरह से सीडीएन ही हो गया एक तरह से। उस यूआरएल की बेस पे ना हम डायरेक्टली इमेज को एक्सेस कर सकते हैं, और वही यूआरएल हम लोग इमेज के एसआरसी में पास करते हैं, ठीक है। और वो जो यूआरएल है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली उससे इमेज मिल जाएगी हमें। तो अब जो वैसे बताया था शहजाद भाई ने कि हम डायरेक्टली इमेज को स्टोर करवा सकते हैं, उसका साइज़ ज़्यादा होता है वैसे। अब ये तो अगर हम यहाँ पे सिंपल हमने एक टेक्स्ट ही यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं ना, एक हम सिर्फ एक टेक्स्ट लाइन स्टोर करवा रहे हैं, उसमें हमें सिंपल से यूआरएल रिसीव होगा, उस यूआरएल को हम अगर सीधा सीधा एसआरसी में पास कर दें तो वो इमेज गेट करके लेके आ जाएगा। तो यही है कि इसमें हम डायरेक्टली इमेज का यूआरएल सेव करवा रहे हैं, बजाय इसके हम इमेज पूरी सेव करवा दें। तो जो साइज़ एक सिंपल टाइटल का होता है, सिंपल एक टेक्स्ट का होता है, वही साइज़ यहाँ पे वो गेट लेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छा ये इमेज यूआरएल है, यानी कि प्रोडक्ट यूआरएल हाँ मैंने जो लिखा होगा ये इमेज इमेज यूआरएल लिखा था, मैंने प्रोडक्ट यूआरएल लिख दिया गलती से इसको। लेकिन ये कोई क्वेश्चन जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। लेकिन अगला सेशन जल्दी रखिएगा क्योंकि टाइम इंशाल्लाह नहीं है। जी बस इंशाल्लाह मेरा इरादा वैसे कल का था, लेकिन फिर मैंने संडे है तो इंशाल्लाह ट्यूसडे या वेडनेसडे को कंफर्म हो जाएगा, आ जाएगा सेशन एक और। अच्छा ड्रिजल का एक भाई पूछ रहे थे कि भाई ये ड्रिजल क्या है, ठीक है। तो इसकी मैं मिसाल आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि जैसे आप CSS यूज़ करते हैं, ठीक है, और हमारे पास आ गए टेलमेंट, ठीक है। टेलमेंट क्या करती है, CSS को लिखना आसान बनाती है हमारे लिए, ठीक है। इसी तरीके से SQL की पूरी अच्छा एक और एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप लोग ड्रिजल भले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने SQL जो रॉ लैंग्वेज है ना उस पर भी थोड़ा सा हाथ सेट करें, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जूनियर डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर ड्रिजल काफ़ी है, लेकिन अगर आपको सीनियर डेवलपर बनना है तो SQL की क्यूरीज भी देखें। आपको अवेश भाई ने भी उसके बारे में बताया। अच्छा तो SQL की क्यूरीज लिखते हैं, उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारे पास थोड़ा इंटेलिजेंस आ जाए, हम गलती से कुछ गलत क्यूरीज ना लिख दें या फिर इंजेक्शन वगैरह ना हो जाए SQL का। इस तरीके से एक टूल है ड्रिजल वाला, तो क्या करता है बैकग्राउंड पे ड्रिजल भी SQL की ही क्यूरीज परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो आपकी आसानी के लिए एक पैकेज है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि अब एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी क्यूरी की, और यहाँ पे हमने लिखा था इंसर्ट के जो भी क्यूरी लिखी थी, हमने टेबल बनाया था, हमने उसमें कॉलम्स बनाए थे, और वहाँ पे हमने जो चीज़ लिखी थी क्यूरी वो स्ट्रिंग में होती है ना, तो बंदा कभी उसमें मिस्टेक कर सकता है। तो बजाय पूरी वो टाइप करने के ड्रिजल ORM क्या करते हैं, एक तरह से उसके ऊपर लेयर लग जाती है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी CSS और टेलमेंट की। CSS क्या है, हम कस्टम CSS पूरी जो लिखते हैं सारी प्रॉपर्टीज़। टेलमेंट क्या है, टेलमेंट के बैकएंड पे भी चल तो वही CSS रही है, लेकिन हमारे लिए आसानी है उसके अंदर। तो ड्रिजल ORM भी क्या है, हमारे लिए आसानी है ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें और इजीली लिख सकें। अब देखिए जैसे मैंने दिखाया आपको कि अगर मैं यहाँ पे डॉट लिखूँ तो यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस बता रहा है कि भाई आप ये चीज़ें डिफाइन, अगर मैं एरे कर दूँ तो उसकी टाइप एरे हो जाएगी। और नॉट नल से क्या होता है कि भाई ये वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम डिफाइन ना करें तो फिर वो अनडिफाइंड सेव कर लेता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे यूनिक मतलब कि हर दफ़ा ये नहीं होनी चाहिए, किसी भी और कॉलम से किसी भी और ये डेटा से मैच नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा फ़ायदा है, हमारे पास ड्रिजल ORM इसलिए यूज़ होता है हमारे पास। भाई जब नेक्स्ट डेटा सेट करेंगे टेबल के अंदर API से वो डेटा सेट करेंगे, तो फिर हमें कुकीज़ का आईडी भी चाहिए होगा। अच्छा मेरा इरादा वैसे है नहीं कुकीज़ से करने का, क्योंकि कुकीज़ में ना बहुत मसले आते हैं, वो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का बड़ा मसला हो जाता है गेट करने में। और अगर वो प्रोफेशनली देखेंगे ना हम तो कुकीज़ की बेस पे होता होगा, लेकिन अभी जो हम करेंगे मेरा ये है कि क्लर्क है ना, क्लर्क जो कि लॉगिन साइनअप के लिए यूज़ होता है, वो एक क्लर्क क्या है, एक प्री डिफाइंड पूरा उसके अंदर UI बनी हुई होती है, और वो खुद बैकएंड में खुद मैनेज कर रहा होता है सब कुछ, जो भी डेटा आ रहा है जहाँ जो भी लॉगिन कर रहा है साइन अप कर रहा है उसके अंदर। तो उसमें होता है कि जो भी बंदा साइन अप करता है ना तो उसकी एक सेशन ID कह लें, यूज़र ID जनरेट होती है एक। तो हम उस यूज़र ID बेस पे डेटा पोस्ट करेंगे डेटाबेस में। तो उसमें उससे क्या होगा, जब हम डेटा गेट कर रहे होंगे ना तो जो बंदा लॉगिन होगा सिर्फ उसी की यूज़र ID की बेस पे डेटा गेट होकर आ रहा होगा। मतलब मेरे पास शहजाद का कार्ड के आइटम्स नहीं आ रहे होंगे, उसके पास मेरे नहीं जा रहे होंगे। तो क्लर्क इसलिए यूज़ करेंगे हम लोग, क्लर्क के अंदर एक पैरामीटर होता है यूज़र ID का, वो इसलिए यूज़ करेंगे हम लोग।
बाकी कुकीज़ वाला सिस्टम जो है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि कुकीज़ का काम सही होता है बिल्कुल। कुकीज़ जो हमने प्रीवियसली करते आ रहे थे वो हमने किया था ब्राउज़र की बेस पे। वो ब्राउज़र की बेस पे डेटा गेट और पोस्ट कर रहा होता है, मतलब हर ब्राउज़र पे ना नया डेटा कार्ड में नहीं, उसको एक तरह से यूज़र आईडी मिल रही होती है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम क्लर्क की यूज़र आईडी की बेस पे करवा लें, या फिर मैं उसको रैंडम किसी भी आईडी की बेस पे करवा देंगे और फिर न्यू सेशन में क्लर्क को भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। वैसे आसान कौन सा है, ये क्लर्क वाला या कुकीज वाला? अब देखें, कुकीज़ और क्लर्क का कोई कैसे रिलेशन नहीं है आपस में। क्यों? क्योंकि क्लर्क एक इस चीज़ के लिए यूज़ होता नहीं है वैसे, मतलब यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसको यूज़र डेटा गेट पोस्ट करने के लिए। वैसे जो क्लर्क मेनली यूज़ होता है ना वो होता है लॉगिन साइनअप के लिए। तो अभी हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में तो ऑब्वियसली लॉगिन साइनअप का सिस्टम होता ही है। तो ये है कि हम वो कहते हैं एक तीर से दो शिकार, हम उससे लॉगिन साइनअप भी करेंगे और उसी से हम लोग फिर डेटा कार्ड की फंक्शनलिटी भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है कि हमें 2 in 1 मिल रहा है, क्यों ना उसको हम फोकस करें, बिल्कुल वही करेंगे फिर हम लोग इसलिए। ये तो कस्टम मतलब ये होगा कि पूरा कस्टम भी बना सकते हैं हम लोग वैसे। तो मतलब ये होगा कि नेक्स्ट सेशन में हम पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद डाटा सेंड करेंगे। नहीं, हम वो तो ये मैं अभी तो देख लूँगा मैं इसको क्या, क्योंकि अभी जल्दी करवाना है कंप्लीट। तो ये है कि मैं देख लूँगा, अगर क्लर्क कंप्लीट हो जाता है तो मैं डायरेक्टली क्लर्क के साथ उसकी यूज़र आईडी गेट करके उसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे, ताकि उस सेशन में वो पर यह है कि नेक्स्ट सेशन में हमने API स्टार्ट करनी है, नहीं तो फिर वो डिले पे डिले हो जा रही है। मेन चीज़ ही वो है कार्ड फंक्शनैलिटी। मैं वही तो देख रहा था कि आपका डाटा सेंड तो हो जाएगा, डाटा जब वो डाटा कैच करेंगे तो वो तो फिर डाटा सेट कैच करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसके बेस पे कोई आईडी होगा नहीं जिसके हाँ, बेस हमने ये असल में क्लर्क वैसे होता है कि हम APIs पहले बना लेते हैं, और मैंने भी बस ये गलती ये की थी, मैंने पहले सारी APIs बना ली थी और उसके बाद मैंने क्लर्क इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे पूरा वो चेंज करना पड़ा, मुझे पूरी अपना कोड चेंज करना, पूरी लॉजिक चेंज करनी पड़ गई थी कि भाई डेटा मुझे किस बेस पे पोस्ट करना है, किस बेस पे गेट करना है। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्लर्क और पोस्ट की API दोनों साथ साथ ही होंगी, क्योंकि अगर यूज़र लॉगिन होगा उसके बाद ही फिर वो डेटा पोस्ट करेगा ऑब्वियसली। उससे पहले हम डेटा पोस्ट कर ही नहीं सकते, वहाँ पे कंडीशन लगा देंगे हम लोग कि डेटा लॉगिन होगा, उसके बाद अगर लॉगिन हो गया जैसे ही वो, तो यूज़र आईडी की मिल गई हमें, और हम डेटा पोस्ट करेंगे यूज़र आईडी की बेस पे, फिर डायनेमिकली डेटा ऐड हो रहा होगा हमारे पास सेम यूज़र आईडी की बेस पे। तो यह है कि हर यूज़र की यूज़र आईडी एक अलग अलग हुई सबकी। तो जब डेटा गेट करेंगे हम लोग यूज़र आईडी की बेस पर ही गेट करेंगे, तो सिर्फ वही जिसकी यूज़र आईडी सेम होगी ना, सिर्फ उसी का डेटा हमारे पास शो होगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा क्लर्क का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि लॉगिन साइनअप के लिए और भी फंक्शनलिटी हमारे पास है, नेक्स्ट ऑथ हमारे पास है, और भी पैकेजेस हैं जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बट ये क्लर्क मैंने यूज़ किया तो मैंने कहा क्लर्क की ये जो बड़ा आज हमला का लेक्चर था JWT, ये JWT और क्लर्क ये दोनों एक ही काम करते हैं, ये दिक्कत की है। चीज़ें डिफरेंट है दोनों का काम। उसका काम भी ऑथेंटिकेशन ही होता है, उससे भी ऑथेंटिकेशन ही करते हैं हम लोग, लेकिन ये हम वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वो चीज़ भी इम्प्लीमेंट हम लोग। असल में देखें JWT ओरिजिनल चीज़ है जो स्टैंडर्ड है, जो हर कोई यूज़ कर रहा है, फेसबुक वगैरह टाइप की एप्लीकेशन का। अच्छा, क्लर्क एक पैकेज है जो क्या करता है, वो मतलब JWT वाला ही काम करता है, लेकिन सब एब्स्ट्रैक्ट करके ना आपको एक आसान सा पैकेज दे देता है। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं चाकरा की तरह, ठीक है। लाइक जैसे कल पेमेंट की तरह है, जैसे सीमा काम करते हैं पेमेंट। नहीं, टेलमेंट चाकरा की तरह है क्लर्क, क्योंकि चाकरा में क्या होता है बने बनाए कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं, तो इसी तरीके से क्लर्क में भी हमें बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, इसमें क्लर्क का आई थिंक हम अहमद भाई से ही बताएंगे कि उसमें वो लोगो वगैरह भी आ रहा होता है, वो हट सकता है क्या? तो वो लोगो लॉगिन साइनअप के वक्त आता है, वो तो मैंने भी हाइड कर दिया CSS से, तो वो तो उस CSS से हाइड कर लिया, वो मैंने उस CSS से हाइड कर दिया। तो ये है कि ये समझना कि JWT जो है ना वो है पूरा कस्टम हम डिफ़ाइन करते हैं, उसमें सारी UI हमें पूरा खुद डिफ़ाइन करना पड़ता है, सारे पैरामीटर्स हम अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास क्लर्क है, उसमें हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है हमें, और वो एक तरह कह सकते हैं काम निकाल रहे हैं, लेकिन उससे ये काम उससे भी हमारा अच्छा प्रॉपर काम उससे भी हमारा हो सकता है। लेकिन अगर हम बड़े स्केल पे कोई वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो फिर वो पूरी चीज़ कम्प्लीटली कस्टम बनती है और उसमें कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ होते नहीं है सच। मैं छोटा सा जो दोस्त है जब और
स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था प्रोजेक्ट पे, और वो बता रहा था कि वो बच्चों को डिप्लॉय करने के डिप्लॉयमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ताकि वो डिप्लॉय JWT की वजह से। नहीं क्लर्क अच्छा, डिप्लॉय करने में इश्यूज आए थे। हाँ जी, वो कह रहे थे डिप्लॉय करने में काफ़ी इशू आ रहे थे, तो पता नहीं उसने क्लर्क को वहाँ से रिमूव कर दिया था या अनइंस्टॉल कर दिया था, जो कर दिया था, लेकिन वो अच्छा, वो फिर वो वो क्लर्क नहीं होगा, वो मिडिल वेयर की वजह से आ रहे होंगे। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी क्लर्क यूज़ किया है और मुझे अभी तक एक भी एरर नहीं मिला उसके अंदर। मैंने तो कम्प्लीटली प्रॉपर काम हुआ है मेरा उससे। मिडिल वेयर है, मिडिल वेयर काफ़ी मसले मसाइल पैदा करता है, तो मिडिल वेयर का भी देखा यूज़ ही नहीं करना हमने भैया। मेरा ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी में थोड़ा एरर आ रहा है, नल वैल्यू आ रही है टर्मिनल पर। सही है। आप अभी तो नहीं, आप एक काम करें, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, जो भी कोड है मुझे कर दें, मैं वहाँ पे इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लूँगा क्यूरी आपकी। या ग्रुप में पूछें, ग्रुप में भी काफ़ी लोग उसको आपको हेल्प कर देंगे आपकी। ये सेक्शन आपके पास जो कॉन्टैक्ट डिटेल भी रखते कॉन्टेक्ट से भी है इंशाल्लाह, उस पर भी रख लेंगे हम लोग। लेकिन बस ये है कि वो इसके बाद ही होगा कि पहले हैकाथॉन बन जाए, फिर वो ऑप्शनल चीज़ें तो फिर चलती रहेंगी, सेशन तो चलते ही रहेंगे हमारे, कॉन्टैक्ट्स सब पे चलेगा सेशन इंशाल्लाह। हैं, जो भाई ने जो क्वेश्चन है ऐसे कार्ड का वो अभी आईटी और ऐसे कार्ड वो लड़कों को आ रहे तो वो फिर रिडक्ट करा था तो करा था तो अच्छा देखिए, हम रिडक्स और ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी कॉन्टेक्ट से भी हो सकती है, लेकिन देखें ना, एक आप खुद इमेजिन करें भाई, एक हम किसी भी हम एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं, अगर दराज है, अमेज़ॉन है, उसमें अगर हम एक कार्ट का आइटम अगर हम अभी ऐड कर रहे हैं, आज की अभी ऐड किया हमने, और अगर हम 2 दिन बाद चला रहे हैं तो वो आइटम हमें वहाँ पे शो हो रहा होता है ना कार्ट में, तो वो चीज़ का डेटाबेस से ही हो सकती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमारी जो स्टेट सेव रहती है, सिर्फ पेज रिफ्रेश किया हमने, हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो अब तभी हमारे सर जिया ने कहा था कि हमने कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज़ करना, हमें डेटाबेस यूज़ करना है इसके लिए, ताकि प्रॉपर काम हो कि लॉगिन करें और जो भी कार्ड पर हम डेटा ऐड करते हैं तो वो आज तो क्या आगे भी कंटिन्यूसली वो ऐड हुआ हो, डिलीट ना हो, जब तक हम खुद डिलीट ना करें हाथ से। तो इसलिए डेटाबेस हमने इम्प्लीमेंट किया था उसके लिए। तो चलो डेटा हम फिर सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, यहीं पर एंड करते हैं।